नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ में हो रही 47वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक की। ये 2 दिवसीय बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के दौरान पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, जिससे न केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं, बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि महंगाई पर काबू पाने में भी इससे सफलता मिल सकती है। इसके अलावा कई चीजों के टैक्स स्लैब में बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि कुल 15 चीजें ऐसी हैं जिन पर अब तक मिल रही छूट को खत्म किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में इनके दाम बढ़ सकते हैं। वैसे अभी ये सिर्फ कयास है। कल जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि जीएसटी काउंसिल ने किन किन बातों पर अपनी मुहर लगाई है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आज से चंडीगढ़ में शुरू हो गई है। इसमें कई बड़े मसलों पर चर्चा होनी है। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा फैसला किसानों और घोड़ों की रेस पर लगने वाले जीएसटी स्लैब पर किया जाना है। इसमें ऑनलाइन गेमिंग सहित क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगाने का फैसला हो सकता है। हालांकि कई उत्पादों पर जीएसटी दरें बढ़ाने का फैसला टाला जा सकता है। इससे पहले ये चर्चा जोरों पर थी कि जीएसटी के स्लैब में बदलाव कर 12% के दायरे में आने वाले उत्पादों पर जीएसटी दर 15% किया जाना है, जबकि 18% वाले उत्पादों पर जीएसटी दर घटाकर 15% किए जाने का प्रस्ताव था। हालांकि महंगाई के दबाव में फिलहाल ऐसा होने की उम्मीद कम है। महंगाई पर काबू पाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये सवाल बना रहेगा कि इससे राज्यों को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई कहां से होगी, यानी राजस्व कहां से आएगा। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कई चीजों पर मिलने वाली छूट खत्म हो सकती है। कुल 15 चीजों पर छूट खत्म हो सकती है। इनमें लस्सी, छाछ, पापड़, ओट्स, बाजरा और कुछ सब्जियां शामिल हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय 47वीं बैठक चंडीगढ़ में चल रही है। ये बैठक 6 महीने के बाद हो रही है। इस बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो ये 2 दिवसीय बैठक है, लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है ये आपको बता रहे हैं। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेने को लेकर चर्चा संभव है। कैसीनो जीएसटी स्लैब में बदलाव हो सकता है, इसकी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा घोड़ों की रेस पर जीएसटी स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है। तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा संभव है, ये आपको बता रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग क्रिप्टो करेंसी पर 28% टैक्स लगाने का फैसला भी हो सकता है। इसके अलावा कुल 15 चीजों पर छूट खत्म हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो ये आम आदमी के लिए झटका साबित हो सकता है, जिसमें कहा जा रहा है कि लस्सी, छाछ के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा पापड़, ओट्स, बाजरा के दाम जो हैं वो भी बढ़ सकते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं कि उनके दाम भी बढ़ सकते हैं अगर इन चीजों में जो छूट अब तक मिल रही थी उस छूट को खत्म किया जाता है तो। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि महंगाई पर किस तरीके से काबू पाया जाए, इसको लेकर भी इसमें चर्चा संभव है। यानी कि 2 दिवसीय ये जीएसटी काउंसिल की बैठक है, और बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि पहली बार ऐसा हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी लगातार ये बात तो उठती रही है, और ये मांग कई पार्टियों की ओर से की जाती रही है कि पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो कम हो सकते हैं। आम आदमी को पेट्रोलियम पदार्थों पर जो लगातार महंगाई देखने को मिल रही है, उसके दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, और जीएसटी के दायरे में आने से इसके दाम कम हो सकते हैं। लेकिन जब ऐसी चर्चा शुरू होती है तो फिर चर्चा इस बात की भी होती है कि अगर ऐसा होता है तो जो राज्यों को नुकसान होगा, यानी कि राज्यों को जो राजस्व का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा, किस तरीके से उसकी भरपाई होगी, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पहली बार ये ऐसा हो रहा है या पहली बार ऐसी चर्चा निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले भी इस तरह की चर्चा लगातार होती रही है, लेकिन चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकारें, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से कतराती रही हैं। ये सच है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह कहा है कि अगर राज्य सरकार इसके लिए तैयार होंगी
तो हमें इस पर चर्चा करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी राज्य सरकारें हैं जो ये चाहती हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना है, यानी कि वो ये तो चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो, आम आदमी को राहत मिले, लेकिन जीएसटी के दायरे में लाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि उनके राजस्व पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, उसकी भरपाई कैसे होगी, कौन करेगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, खासतौर पर गैर बीजेपी शासित राज्यों की अगर हम बात करें तो उनकी ओर से ये मांग तो लगातार उठाई जाती है कि पेट्रोल डीजल के दामों को केंद्र सरकार कम करे, लेकिन जब इनको जीएसटी के दायरे में लाने की बात होती है और जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है, जब वहां पर चाहे वो कांग्रेस शासित राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो पहुंचते हैं इस बैठक में, या बाकी राज्यों के जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है अगर उसके राज्य के वित्त मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, या जहां पर बीजेपी के अलावा जहां जहां और भी किसी भी पार्टी की अगर सरकार है, किसी भी क्षेत्रीय दल की अगर वहां पर सरकार है, तो भी हमने देखा है कि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वहां के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है बैठक के दरमियान कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से उनके राज्य को राजस्व की हानि होगी, उनके राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, और इसलिए पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ना लाया जाए। लेकिन क्या इस बार इस पर मुहर लग सकती है? लेकिन कहा यह जा रहा है कि चर्चा इस पर जरूर होगी। इसके अलावा जिस तरीके से हमने आपको बताया कि कसिनो पर जो जीएसटी अभी लगती है उसके स्लैब में बढ़ोतरी की जा सकती है, ये उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा ये भी हमने आपको बताया कि घोड़ों की रेस पर जीएसटी स्लैब जो है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग जो ऐप है, ऑनलाइन गेमिंग को भी महंगा किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी पर भी कहा यह जा रहा है कि 28% तक जीएसटी लगाई जा सकती है। और आम आदमी के लिए एक झटका ये हो सकता है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिन पर जो छूट अभी केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है वो छूट खत्म की जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं इन चीजों के दाम बढ़ेंगे, और इनके अगर दाम बढ़ेंगे तो सीधा असर आम आदमी की जेब पर इसका पड़ेगा। लेकिन सरकार का यह कहना है कि ये उसके लिए मजबूरी भी हो सकती है। हालांकि अभी भी ये बैठक चल रही है और ये बैठक कल तक चलेगी, यानी कि क्योंकि आज इस बैठक का पहला दिन था, 2 दिवसीय बैठक है, आज इसका पहला दिन था, कल भी यह बैठक जारी रहेगी और कल ही यह साफ हो पाएगा कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर चर्चा इस बैठक के दरमियान की गई है। और जो भी इस बैठक से निकलकर सामने आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो 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 चर्चाएं हैं, या यूं कह लीजिए कि जिन जिन बातों को लेकर चर्चाओं का जो बाजार है वो गर्म है, उसको लेकर हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि क्या हो सकता है इस बैठक में, क्या नहीं हो सकता है। 47वीं बैठक है। इससे पहले आपको बता दें कि जब से 5 साल का वक्त हो चुका है जीएसटी को लागू किए हुए देश में, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक इस तरीके की जो बैठकें हैं वो की जा रही हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ये 47वीं जो बैठक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले हालांकि श्रीनगर में इस बैठक को आयोजित करने का फैसला किया गया था, लेकिन बाद में चंडीगढ़ इसके लिए चुना गया और चंडीगढ़ में ये बैठक चल रही है जो कल भी जारी रहेगी। आज बैठक हुई, कल भी जारी रहेगी और कल ये साफ होगा पूरी तरीके से कि किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है और क्या वाकई में जो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी को इस बैठक से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसी बातों पर मुहर लग सकती है जो आम आदमी के लिए राहत की खबर हो सकती है। हालांकि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन पर अगर छूट खत्म की जाती है तो वो लोगों के लिए मुश्किल हो सकती है, वो लोगों की जेब को ढीला कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि यह बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तमाम जो खास मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी आपका हम परिचय आपसे कुछ ही देर के बाद कराएंगे। हमारे साथ एक सीए रहेंगे, आर्थिक मसलों के जानकार जो हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे, वो विस्तार से आपको बताएंगे कि जो बैठक है ये कितनी महत्वपूर्ण है और आम आदमी इस बैठक से कितनी उम्मीदें कर सकता है। 47वीं बैठक जीएसटी काउंसिल की जो कि चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। तमाम राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो इसमें मौजूद हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के जो वित्त मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की ओर से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इसके साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक में मौजूद रहे और आज इन दोनों ने केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात भी की है। और इसके अलावा एक अच्छी तस्वीर आज देखने को मिली है, हो सकता है वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएं अब से कुछ देर के बाद, कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दोनों बातचीत करते हुए नजर आए। अब
किन किन मसलों को लेकर बातचीत हुई है वो तो अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक सौहार्दपूर्ण माहौल में, क्योंकि जब लंच ब्रेक था उस वक्त बताया जा रहा है भोजन के समय में ये बातचीत हुई है। तो ये जो बैठक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि आम आदमी को एक बड़ी राहत इस बैठक के बाद देखने को मिल सकती है। पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें, चाहे खाद्य पदार्थों के दामों की बात करें या दूसरी सहूलियतों की बात करें, तो उसके लिहाज से ये कहा जा रहा है कि अगर टैक्स दरों को कम किया जाता है तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं इसका असर आम आदमी पर पड़ता है और आम आदमी को इससे राहत मिल सकती है। और चलिए अब बिना समय गवाए जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पंकज गुप्ता जी बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए। इसके साथ ही आकाश जिंदल जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मोहित जैन वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आकाश जिंदल जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो सर मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, ये जीएसटी काउंसिल की जो 47वीं बैठक हो रही है चंडीगढ़ में सर, 2 दिवसीय बैठक है, कल भी यह बैठक हुई, इससे जो उम्मीद की जा रही है, आम आदमी उम्मीद कर सकता है इससे कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए या ना लाया जाए, इसको लेकर चर्चा इसमें हो सकती है। उम्मीद करें क्या ऐसी, और ये संभव है क्या? आकाश जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या आप? आकाश जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मोहित जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या, आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ आकाश जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे हैं क्या? मोहित जी आपको आ रही है मेरी आवाज? मोहित जी मेरा सवाल आपने सुना या सवाल अपना दोहराऊं मैं? जी मोहित जी आवाज आ रही है आपको मेरी, सुन पा रहे क्या? मोहित जी मेरा सवाल सीधा आपसे ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, जो बैठक हो रही है ये कितनी उम्मीद करें, आम आदमी इससे राहत की उम्मीद कर सकता है क्या? और खासतौर पर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की जो बात की जा रही है और ये मांग पिछले काफी समय से लगातार की जा रही है, उम्मीद करें कि इसमें चर्चा हो सकती है इसकी? हाँ धन्यवाद अमन जी, हर खबर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बारे में अपना विचार को व्यक्त करने के लिए। देखिए सबसे बड़ी हमारे अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी बात है जब हमारा देश 5वीं अपनी एनिवर्सरी जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में लागू किया गया था, उसकी 5वीं एनिवर्सरी 1 जुलाई 2022 को तुरंत ही अपने 2 दिन बाद अपने को देखने को मिल रही है। और इसमें ऐसी एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और एक छोटे मंझले कारोबारियों को कहीं ना कहीं राहत देने के लिए। रही बात अमन जी जो आपने रखी पेट्रोलियम को लेकर, मैं ये मानता हूं कि आज जो देखा गया, हम जब एजेंडा सुबह सुन रहे थे तो हम देख रहे थे कि सभी राज्य चाहते हैं कि जो उनका 5 साल तक का जो एक्ट में दायरे में रखा गया था कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक कॉम्पनसेशन की तरफ से टैक्स के रूप में जो होगा उसको सभी स्टेट गवर्नमेंट को देगी। परंतु जो एक पेट्रोलियम और डीजल की जो बात देखी जाती है, आज भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं कि जो इसमें एग्री नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनका जो वैट का जो कंपोनेंट है, जो वैट एक टैक्स है, वो जीएसटी के दायरे में लाके उनकी कहीं ना कहीं एक जो रेवेन्यू है उसको कम किया जा सके। वैसे तो अभी बहरहाल देखने वाली बात यह कि मीटिंग कल तक चलने वाली है, तो होप सो हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि पेट्रोल कहीं ना कहीं जीएसटी के दायरे में आए। पर जी कहा जाए कि शायद 80% एक उम्मीद होगी कि वो अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई डिसीजन ना ले पाए कि स्टेट गवर्नमेंट को इसका जीएसटी रेवेन्यू जीएसटी लगाने के लिए। तो मेरा अपना मानना अपना व्यक्तिगत विचार है कि हो सकता है कि अभी जीएसटी में पेट्रोल और पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स है उनको सरकार अभी उनसे दूरी बनाए रखे। जी अमन जी ठीक है। मोहित जी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अमित नाम है मेरा मोहित जी, अमित, अमन नहीं अमित, सॉरी ठीक है। आकाश जी अब आपको मेरी आवाज आ रही है क्या, आप सुन पा रहे हैं क्या आप? जी जी आ रही है जी। हाँ जी आप प्रश्न पूछिए अपना। जी 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 आकाश जी मैं यही जानना चाहूंगा आपसे, ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसको कहा जा रहा है, जीएसटी काउंसिल की 47 जो बैठक हो रही है, आम आदमी क्या इस बैठक से वो उम्मीद कर सकता है, खासतौर पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा है पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन इस पर भी अभी तक जो आपसी सामंजस्य वो बन नहीं पाया है, क्या उम्मीद करें इस बार?
जी, आई कुडंट हियर योर क्वेश्चन प्रॉपरली, बट इसका आंसर ये है जी, ऑलरेडी सितंबर 2021 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर ये डिस्कशन हुआ था कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल और डीजल को लाया जाए कि नहीं। अब आपके दर्शकों को कुछ चीज क्लियर कर दूं जी, उसके अंदर जो है वोटिंग हुई और वोट्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सभी की होती हैं। उसमें ये डिसीजन हुआ कि जीएसटी में ना लाया जाए। आज जो डेफिसिट चल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जिस तरीके से डेफिसिट चलता है, मुझे नहीं लगता कि जनता की ये उम्मीद, कड़वी सच्चाई ये है कि पूरी होने की कोई भी संभावना मुझे लग रही है। मानता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in का मानना है कि अगर जीएसटी में पेट्रोल डीजल आ जाता है तो इमीडिएटली आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, बिकॉज जीएसटी में मैक्सिमम स्लैब 28% है और आज की तारीख में सेंट्रल एक्साइज और वैट को मिला लिया जाए तो वो टैक्सेस बहुत हाई हो जाते हैं। बट फिलहाल कड़वी सच्चाई ये है, मुझे नहीं लगती कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अभी अपना रेवेन्यू फोरगो करना चाहेगी। अभी कल पंजाब के बजट को जो है तमाम चैनल्स पे मैंने एनालाइज किया है, इतना बड़ा रेवेन्यू डेफिसिट है। सिमिलरली और स्टेट्स के बजट्स को भी एनालाइज करता हूं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट के साथ साथ, डेफिसिट इतना ज्यादा है कि बहुत कम उम्मीद है। दूसरा, लिकर को भी जो जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीद बहुत कम है। हाँ, कुछ चीजों पे एक संभावना बन रही है कि शायद कैसीनो के ऊपर जो है टैक्स बढ़ा दिया जाए, वहां पे जो है जीएसटी का टैक्स बढ़ा दिया जाए, कुछ कंप्लायंसेस को लेके नए रेगुलेशंस आ जाएं। अदरवाइज मुझे आम आदमी को बहुत ज्यादा राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है, बिकॉज ऑलरेडी देखिए आप, आई टेक यू बैक टू द बजट। ड्यूरिंग द बजट वी नो there was a huge deficit of the central government. Now on a regular basis state governments are coming out with the budgets. They are also having huge deficits. See, initially we had 2 years of corona and the nation hadn't come out of corona, that we had a huge Russia-Ukraine war. So initially corona and then Russia-Ukraine war, it had a huge toll on Indian economy plus the economies of our states. See, now last to last month inflation CPI was 7.79%, WPI 15.08%. So I don't think there's any chance of people getting much relief in this GST Council meet. Maybe what I expect is that there may be some escalation in perhaps casino tax. There may be some changes here and there. Of course, all these are expectations. The final thing, we have to wait for Honorable Finance Minister to speak. But I don't expect a sea change in this GST Council meeting. I don't think there's any fiscal room for the states or central government to announce huge or big time changes. Yes, as far as procedure is concerned, there are many procedural issues which many businessmen, many taxation consultants have been raising. And of course, the governments want to plug in the loopholes in GST, because as of now, there have been various reports coming in that theft has been happening in GST, pilferage has been happening in GST, leakages have been happening in GST. So I think to plug those leakages, plug those thefts, plug those pilferages, some sort of new set of regulations, compliances may come in, but I don't expect. आकाश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, एक बार फिर से आऊंगा मैं। पंकज जी जी, once the Russia-Ukraine war is over, then petrol and diesel prices would come down, because Brent crude, which has been trading as high as $121 per barrel, that's going to de-escalate. Once Brent crude de-escalates, then I think there would be a huge relief for the common Indian man. Otherwise, if somebody is thinking that the GST Council meet would give him a big relief, I don't expect that there could be something big for the common Indian man. ठीक है आकाश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है। देखिए पंकज जी, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए या ना लाया जाए, भाई राज्यों से ये सहमति आपको लेनी है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर केंद्र सरकार अपने स्तर पर कोई फैसला लेना चाहे और उसमें राज्यों की सहमति लेना चाहे, एक मत नहीं बन पा रहा है, एक मत नहीं हो पा रहे सभी जो राज्य हैं, वो ठीक है बात। लेकिन अगर केंद्र सरकार इसमें इनिशिएटिव ले और केंद्र सरकार वाकई में चाहे कि पेट्रोल डीजल को अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो लोगों को इससे राहत मिलेगी, तो ऐसा नहीं लगता मुझे कि केंद्र सरकार कुछ चाहे और वो काम ना हो पाए। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे काम आपने किए हैं।
और उसके बाद राज्यों को उनको लागू करने पर मजबूर होना पड़ा है सर। अमित जी ये अगर केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को अपने आप लेके आना चाहे और वो जबरदस्ती इसके ऊपर थोपना चाहे तो वो लोकतंत्र की जो अवधारणा है जो उसके ऊपर कुठाराघात होगा। जब जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है, जब जीएसटी लाया गया है और काउंसिल बनाई गई है, तो उसमें बड़ा क्लियर किया गया था कि जो भी केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी वो राज्य सरकारों की सहमति से लिया जाएगा। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा जिसमें राज्य सरकारों की सहमति ना हो। तो ये बात तो एक सीधे से खारिज करने वाली बात है कि केंद्र अपने आप कोई डिसीजन ले ले और राज्य सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि क्या है कि ये जीएसटी की अवधारणा का भी विपरीत है, लोकतंत्र की अवधारणा का नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं पंकज जी, मेरा सवाल आप समझे नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र सरकार इनिशिएटिव ले इसमें, और आप बताइए कि राज्यों को जो राजस्व की हानि होगी, जो इनको रेवेन्यू लॉस होगा, उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे, लेकिन वो रोड मैप क्या आप दे पा रहे हैं उनको? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, आप एक चीज समझिए कि जो रेवेन्यू इस समय जो पेट्रोल डीजल से आ रहा है वो एक बड़ा ह्यूज अमाउंट है। बिल्कुल सही बात। जिसमें भी मैं आपको आपकी बात पे ही आ रहा हूँ, और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मेजर जो इनकम है उसका पार्ट बन रहा है। तो स्टेट अभी भी गवर्नमेंट पिछले 5 साल से जीएसटी के अंदर प्रोविजन था कि भी जो भी स्टेट को रेवेन्यू लॉस होगा तो वो कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और वो दे भी रही थी। और आपको पता भी होगा कि भी पिछले गवर्नमेंट ने बुलेटिन दिया था कि सितंबर 22 तक सितंबर 21 तक सारा का सारा जो भी वो था कंपनसेशन ने पे भी कर दिया है। परंतु अगर उसी समय ये पेट्रोल डीजल भी आ जाता उसमें जीएसटी में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको भी देने के लिए बाध्य थी, वो उसको कंपनसेट करती। परंतु किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी विलिंगनेस दिखाई, परंतु मेरी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, अगर जब स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें अपनी विलिंगनेस दिखाई तो उन्होंने अपने आप ही इनिशिएटिव लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जीएसटी में अपने पार्ट का लेस किया, वो क्या नाम है एक्साइज कम किया, और स्टेट गवर्नमेंट को भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अकॉर्डिंगली करे। परंतु आप देखिए बीजेपी रूल स्टेट को छोड़ के और सेंटर को छोड़ के आज भी जो रिलीफ जो स्टेट गवर्नमेंट को जो विपक्षी पार्टियों की जो स्टेट गवर्नमेंट है, रूल स्टेट है, जो देना मैं लौटूंगा, आ रहा हूं मैं, आकाश जी आऊंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ। आज भी उन्होंने वो रिलीफ जो देना चाहिए था वो नहीं दिया है। तो ये कहना कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो इनिशिएटिव है ही है, परंतु स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर एग्री नहीं कर रही है, इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा। ठीक है, लेकिन वेद प्रकाश जी ये बात तो सही है कि कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि आम लोगों को राहत मिले, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। ये आवाज आप बाहर तो उठाते हैं, लेकिन जब भी बैठक होती है तो आपके राज्य के जो वित्त मंत्री है, जब अंदर वो पहुंचते हैं तो वो इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमें इससे बहुत ज्यादा राजस्व की हानि होगी, तो जीएसटी को दायरे में नहीं लाया जाए। आपके ऊपर आरोप यह है कि आप बैठक के अंदर कुछ कहते हैं, बैठक के बाहर कुछ कहते हैं। ये आपका गलत आरोप है जी, मेरा आरोप नहीं है कांग्रेस, ये मेरा आरोप नहीं है सर, ये जो आपके राजनीतिक विरोधी है वो आरोप लगाते हैं आपके ऊपर। जो भी आरोप जी, तो जग जाहिर है जो चाहे भाजपा सरकार लगा रही है, चाहे कोई भी लगा रहा है, चाहे जीएसटी काउंसिल लगा रही है जी, जब भी बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्री न वित्त मंत्री इस बात से सहमत है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आना चाहिए। जब जीएसटी लागू की गई थी तब पहली और आखिरी बैठक प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के साथ की है। मैं सोनिया इंटरव्यू करना चाहूंगा और मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर उस बैठक के हमारे सुझाव एक बार वेद प्रकाश जी, आकाश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद में अपनी बात आप पूरी करें। हाँ आकाश जी क्या कह रहे हैं आप, कहिए। हाँ बोलिए आकाश जी बोलिए। आकाश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ एक मिनट वेद प्रकाश जी, एक मिनट आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं पूरा मौका दूंगा आपको। आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ आकाश जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आकाश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी। अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी सितंबर 2021 में, और उसके अंदर जो है वोट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, स्टेट गवर्नमेंट की भी। मैं तमाम नेशनल टीवी चैनल्स के साथ बैठ के वेट कर रहा था कि आज जीएसटी में पेट्रोल डीजल आ जाएगा। तो मेरा सवाल यहाँ पे दोनों पार्टियों से है, बीजेपी कांग्रेस से भी। कांग्रेस उस समय
कई स्टेट्स में थी, पंजाब में भी थी, कि आपकी किस किस की स्टेट गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए वोट किया था। जहां तक ये कहना है कि हम चाहते हैं, वो तो एक चीज हो गई। वोटिंग हुई थी तो कौन कौन सी पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट ने वोट किया था कि जीएसटी काउंसिल में उसको लाया जाए। क्लियरली अगर वो नाम गिना दिए जाएं, दोनों लीडिंग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, तो आई विल बी हाईली थैंकफुल बिकॉज we have votes from the center as well as state governments. So I want to know, with due regard from both the political parties, which of your state governments voted in for petrol and diesel to be in GST in the September 2021 meeting. ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आकाश जी, और यही सवाल मैंने किया है वेद प्रकाश जी से। वेद प्रकाश जी जवाब दीजिए आप। हालांकि आप मेरे सवाल से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन सच तो यही है जो आकाश जी और मैं कह रहा हूँ जी। जिस पंजाब की बात कर रहे हैं, हमारे मनप्रीत बादल जी ने बाहर आकर कहा कि सरकार हमारी बात मानती नहीं, वो हम पर थोपती है, फैसले खुद करती है और फैसले सर्वसम्मति से होने की बजाय किए हुए फैसले हम पर थोपती है। हम तो फिर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार घोषणा करे सार्वजनिक रूप से कि हम जीएसटी पेट्रोल डीजल पर लागू करेंगे, हम तैयार हैं। केंद्र सरकार आए तो सही, और उसमें ये तो प्रावधान है कि जीएसटी के कानून में कि जो भी रेवेन्यू लॉस होगा उसकी पूर्ति केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी। बस यही पेच है, केंद्र सरकार को रेवेन्यू की पूर्ति करनी पड़ेगी, इसलिए केंद्र सरकार जीएसटी के तहत। चलिए वेद प्रकाश जी, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, पहले इसको ठीक करते हैं, इसको दुरुस्त करते हैं, उसके बाद मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन आकाश जी ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर भाई राज्यों की अपनी कुछ शंकाएं हैं, उनके कुछ सवाल हैं, और उनका यह कहना है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में आप लाना चाहते हैं, आप लाइए, इसका स्वागत है, लेकिन जो रेवेन्यू लॉस होगा हमें उसकी भरपाई कैसे होगी, तो इसका रोड मैप भी तो दिया जाना चाहिए ना। तो वो क्या केंद्र सरकार की ओर से दिया गया? ये चीज जरूर है। देखिए, स्टेट्स के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोल डीजल के वैट से आता है। अब दूसरी बात ये है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या स्टेट गवर्नमेंट जो जीएसटी के ड्यूज हैं वो स्टेट को दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी एक सवाल आ जाता है। बिल्कुल सही बात। कहीं ना कहीं मैं तो पूरी पॉलिटिकल क्लास से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। पहले तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सभी स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के ड्यूज दिए जा रहे हैं, ऑन टाइम मिल रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात आ रही है रेवेन्यू लॉस की। अब रेवेन्यू लॉस कंपनसेट होना चाहिए, लेकिन मेरी तीसरी बात आ जाती है, मैं बात कर रहा हूं आकाश जिंदल के लॉस की, देश के आम आदमी के लॉस की। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एनालिस्ट के साथ, मैं रिप्रेजेंटेटिव के साथ नेशनल चैनल्स पे बैठता हूं, सभी बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना डेफिसिट, मानता हूं ग्लोबल रीजन की वजह से, स्टेट गवर्नमेंट का इतना डेफिसिट हो गया, मानता हूं। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी के डेफिसिट की। देखिए, मैं आपको पूरा डेटा दे सकता हूं। 2 साल पहले प्री कोरोना में अगर एक आम आदमी फॉर एग्जांपल 50,000 कमाता था और खर्चे 50,000 थे, आज उसकी कमाई रहेगी 45,000, खर्चे हो गए 55,000। नाउ व्हाट माय क्वेश्चन इज टू बोथ द पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स दैट व्हाट अबाउट द डेफिसिट व्हिच द कॉमन मैन इज हैविंग। वो जो उसकी कमाई 45,000 रह गई और खर्चे 55,000 हो गए, वो जो उसका 10,000 का डेफिसिट है उसको कौन पूरा करेगा? मेरे को तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in को उसका जवाब चाहिए। और मेरा क्लियरली मानना है कि आज की तारीख में, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट में हैं, अगर गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, और आम आदमी के बीच में किसी को हिट लेना है तो सरकारें हिट ले और आम आदमी को रिलीफ दें। मैंने अभी आपके सामने इन्फ्लेशन का डेटा दिया। WPI इन्फ्लेशन लास्ट मंथ 15.08%, रिटेल इन्फ्लेशन 7.79%। ऑफ कोर्स उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कोरोना और रशिया यूक्रेन क्राइसिस। बट आम आदमी ने आप लोगों को वोट्स दिए हैं, वो तो आपके पास ही रिलीफ के लिए आएगा, तो वो रिलीफ आप कैसे दोगे, उसका डेफिसिट कैसे भरोगे? मुझे इतना जवाब दे दीजिए। ठीक है, मोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मोहित जी बोलिए। हाँ मोहित जी, आवाज आ रही है मेरी आपको?
जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हाँ चलिए आप बोलिए। तब डीजल पर 3 रुपए 48 पैसे का एक्साइज ड्यूटी थी। हाँ। और पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे की थी। आज डीजल पर 25 रुपए या 23 रुपए किसने की? मोदी जी ने। पेट्रोल पर किसने की? 30 रुपए। जबकि हमारे समय क्रूड ऑयल का भाव था 110 से 140 डॉलर प्रति बैरल की बीच में, और मोदी जी के राज में रहा है 50 से अब 110 हो गया, 15 हो गया, अब हुआ है यूक्रेन और रशिया युद्ध की वजह से। तो आम आदमी पर बोझ तो मोदी जी ने लादा है। 26 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 साल में वो पेट्रोल डीजल पर वसूल चुके हैं। तो उन्होंने तो पेट्रोल डीजल को एक वसूली का जरिया बना लिया है। और इतना भारी वसूली के बाद भी राज्यों का जो बकाया जीएसटी टैक्स है वो केंद्र सरकार देने को तैयार नहीं है। पहले केंद्र अपनी नीति तो स्पष्ट करे कि भाई हम आम आदमी को राहत देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। जब केंद्र सरकार ही आम आदमी पर बोझ लाद रही है, वो उनके लिए आसान तरीका है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाओ, आम आदमी को लूटो और मौज करो। जब सरकार की नीति ही लूट की है तो आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी? विपक्ष पर ढिंडोरा पीटा जाता है, विपक्ष को बदनाम किया जाता है। मोदी जी ने 10 रुपए कम कर दिए, 5 रुपए कम कर दिए एक्साइज ड्यूटी में, कहते हैं विपक्ष वाले करें। अरे तुमने 26 लाख करोड़ रुपए पहले निकाल लिए, पहले आम आदमी के 10 रुपए बढ़ा दिए और 10 रुपए बढ़ाकर 9 रुपए तुमने कम कर दिए, डीजल में 7 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम कर दिए और वाई भी तुम ले रहे हो। ये जो दोगलापन है और ये जो षड्यंत्र है, यही है सबसे बड़ा कारण आम आदमी पर बोझ डालने का। क्योंकि सरकार की नीति और नीयत साफ नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जीएसटी फाल्टी है। अगर हमारी बात मानते तो जीएसटी की 2 स्लैब होती या अधिकतम 3 होती, कि भाई एक तो 0 हो जिसमें जो आम आदमी की दैनिक आवश्यकताओं की चीजें उनमें लगे ही नहीं, एक 10% के आसपास हो और एक अधिकतम 18 हो। हमने तो 5 साल पहले सरकार को यह प्रस्ताव दिया था कि 18% से ज्यादा जीएसटी हो ही नहीं और जो जरूरत की चीजें हैं उन पर बिल्कुल ही ना हो। पर सरकार मानने को ही तैयार नहीं है। सरकार ने जीएसटी के अंदर 300 से ज्यादा अमेंडमेंट कर दिए। अगर ये हमारी बात मान लेते तो इतने अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब दुर्भाग्य है कि मैंने आपको बताया कि पिछले 8 सालों के अंदर प्रधानमंत्री और विपक्ष के प्रमुख विपक्षी दल के बीच एक भी बैठक नहीं हुई है। केवल जीएसटी के संदर्भ में बैठक हुई थी जब वित्त मंत्री अपने जेटली जी होते थे, संसदीय मंत्री वेंकैया नायडू होते थे, प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने निवास पर बुलाया था। वो पहली और आखिरी बैठक थी जब सत्ताधारी दल प्रमुख विपक्षी दल से बात भी करने को तैयार ना हो। तो आप समझिए समस्याओं का समाधान कैसे होगा, सर्वसम्मति कैसे बनेगी। इन्होंने तो बड़ा आसान तरीका निकाल रखा है, विपक्ष से बात मत करो, काउंसिल में विपक्ष की बात मानो मत, अपनी बात थोपो और मीडिया के अंदर सत्ता दुरुपयोग से प्रचार कर कर विपक्ष को लांछित करो। ठीक सारा खेल ये। वेद प्रकाश जी, आपको मीडिया से बड़ी दिक्कत है, मीडिया को बड़ा टारगेट करते हैं आप। मीडिया सरकार। हाँ ठीक है। पंकज जी बोलिए। इतने सारे आरोप लगाए पंकज जी आपके ऊपर। हाँ बोलिए। 2-3 चीजें स्पष्ट कर दो। हाँ बोलिए। देखिए, मेरे मित्र वेद प्रकाश जी ने बहुत सारे मुद्दे गिनवा दिए। इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं दे रही है, स्टेट की नहीं दे रही है। इनको कहिए थोड़ा इंफॉर्मेशन लेके आए। 31 मई 2022 तक का जितना भी स्टेट का ड्यूज था वो सारा क्लियर हो चुका है। आज हम जून में बैठे हैं और 31 मई 2022 तक का ड्यूज क्लियर हुआ है। सर्च कर ले, 31 मई 2022 तक का ड्यूज सारा क्लियर हो चुका है। और दूसरी बात इन्होंने कही थी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं है, मोदी जी रेट बढ़ा रहे हैं। अरे मोदी जी अपने विपक्षी दलों से बात नहीं करते। समस्या तो यही है कि देश में यही नहीं पता लग रहा कि इस तरह मुख्य विपक्षी दल है कौन सा। किसी भी विपक्षी दल ने कोई आवाज उठाने की आपस की कलह में इतने उलझे हुए कि कोई स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई बात करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्रोप्रिएट पर्सन विपक्षी दल ही नहीं मिलता। सबसे बड़ी त्रासदी तो इसमें देश की ऐसी है कि
इस समय देश में कोई विपक्षी दल नाम की कोई चीज भी नहीं है। और तीसरी बात जो इन्होंने कही, देखिए सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रतिबद्धता है, तभी तो उन्होंने अपनी तरफ से जो रेट हो सकते थे कम किए, और ये सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड है। रेट भी कम किए है, और उन्होंने अपनी जो स्टेट जो है जिसमें बीजेपी की स्टेट है उनसे भी कहा है और उन्होंने भी कम किया है। अब ये तो इनके हाथ में है ना, जो विपक्षी जो गवर्नमेंट जो है स्टेट है वो तो कम से कम करे ना। जीएसटी काउंसिल में आप उसको आप अंदर तो अपोज करते हैं और बाहर आके मनप्रीत बादल क्या करवा सकता है? आप देखिए ना पंजाब को किस पोजीशन में छोड़ के गए आज वो। पंजाब की जो इतनी बिगड़ी हालात जिनके बारे में बताते कि मनप्रीत बादल पूरे 5 साल में या उससे पहले भी जो काम किया, क्या पंजाब की स्टेशन रही है? तो ये सब जो विपक्षी दल है सिर्फ आरोप लगाने तक ही सीमित है। इनको अपना ही डायरेक्शन, नीति और दिशा इनको खुद नहीं पता। ये सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि सारा का सारा जो 31 मई तक क्लियर, और ये कह रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे नहीं रही है। 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट देना था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 साल तक दे दिया। अब बताइए अगर ये पहले, ठीक है मोहित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मोहित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं तो उसमें वो भी मिल जाता। ठीक है पंकज जी, मोहित जी बोलिए। देखिए, आई हैड अ क्वेश्चन फ्रॉम बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज। पंकज जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन इफ यू कुड आंसर माय क्वेश्चन। आकाश जी मैं 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास। आकाश जी 1 मिनट, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। 1 मिनट, मोहित जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। जीएसटी इन द जीएसटी काउंसिल मीट इन सितंबर 2021, दैट्स माय स्पेसिफिक क्वेश्चन। आई विल बी हाईली थैंकफुल इफ यू कुड आंसर दैट। आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट and I think Modi Saab is the best Prime Minister till date. I have very high respect for him. Now I want a categorical answer for my question. Which of the BJP states voted in for GST to be there in petrol and diesel? Please answer me that. I'll be highly thankful. हाँ, इसका जवाब लेते हैं सर। 1 मिनट मोहित जी बोलिए, उसके बाद में जवाब लूंगा पंकज जी साहब इसका। हाँ मोहित जी बोलिए। नहीं प्रभु, मैंने आपके ऊपर एक भी आरोप नहीं। हाँ 1 मिनट पंकज जी, 1 मिनट पंकज जी, सीधा सवाल किया है आकाश जी ने। मैं पूछूंगा आपसे सवाल। ठीक है मोहित जी आप बोलिए। मोहित जी मेरी आवाज आ रही है, आपको सुन पा रहे हैं क्या आप? हरियाणा में 2,43,000 करोड़ का कर्जा आपने कर दिया सरकार पर। 1,73,000 करोड़ रुपए आपने 8 साल में कर्जा लिया है। तो ये सिलेक्टिव बात मत कीजिए। जब अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो तो पूरे देश को एक मानकर और सारे आंकड़े एक साथ दोगे तब कोई सार्थक चर्चा होगी। आप तो सिलेक्टिव बात करते हैं। आपने कह दिया सरकारें टैक्स नहीं घटा रही। अरे आप पहले अपना केंद्र का तो टैक्स घटाओ। जो कांग्रेस शासन के दौरान जितना डीजल और पेट्रोल पर टैक्स था उसके बराबर टैक्स लाओ, फिर राज्यों को कहना राज्यों का बकाया दो, फिर राज्यों को कहना नया आप राज्यों का बकाया देते हैं। आप ग्रांट देने में भी भेदभाव करते हैं। आप ग्रांट देख लो, बीजेपी शासित राज्यों की ग्रांट और विपक्ष शासित राज्यों की ग्रांट, और आप कहते हो विपक्ष मानता नहीं। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप मोदी जी से सार्वजनिक बयान दिलो कि हम जीएसटी को पेट्रोल डीजल को जीएसटी दायरे में लाना चाहते हैं। मैं आपको वचन देता हूं हमारी पार्टी और पूरा विपक्ष इसका समर्थन करेगा। कहलाओ मोदी जी से, पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी जी कहे सही कि हम पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाएंगे। ये लंबी चौड़ी जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा। आप पार्लियामेंट के अंदर कहा, मैं आपको चुनौती देता हूँ। ठीक है अमित जी, मोहित जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मोहित जी बोलिए, आप बोलिए मोहित जी, मैं तो मौका दे रहा हूँ आपको बहुत देर से बोलने का। आप बोल ही नहीं आप बोलिए। आप मैं बोलूं? हाँ बोलिए मोहित जी, बोलिए आप। हाँ आ रहा हूँ पंकज जी। पंकज जी आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हमारे बीच हुई। हाँ। और सभी ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को बहुत अच्छे से देखा। जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, जीएसटी की चर्चा होती है, तो बात पेट्रोलियम तक आके रुक जाती है। तो आइए आज ये आपके चैनल के माध्यम से देखते हैं कि आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हमें बहुत कुछ क्या क्या हमारे वित्त मंत्री और सभी राज्य के वित्त मंत्रियों के द्वारा क्या क्या दिया गया। सबसे पहली बात, जो ई कॉमर्स, जो आज के टाइम में जो आज का बच्चा जो छोटा सा स्टार्टअप शुरू करता है और उसको बड़े स्तर पर ले जाता है कि ई कॉमर्स के माध्यम से या ई कॉमर्स के थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसको आज हमारे जीएसटी काउंसिल ने एक अप्रूवल दे दी है कि वो कंपोजिशन में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है। देखिए सर, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चीज है। देखिए, जब हम नॉर्मल टैक्स जीएसटी रिटर्न में जाते थे, हमें बहुत सारे जीएसटी रिटर्न्स भरनी पड़ती थी। आज
जब कंपोजिशन में कोई बंदा अपने आप को, जो कोई एक एप्लीकेंट अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस का बर्डन बहुत कम रह जाएगा, रिटर्न्स का बर्डन कम रह जाएगा, टैक्स रिड्यूस कम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आज उसको व्यापार करने में बड़ी आसानी होगी। 5वीं वर्षगांठ के ऊपर 5 आज की सबसे बड़ी, आज अगर हम देख ले अचीवमेंट जो आज हमारे वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने और सभी राज्य के, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, सभी ने जो आज एक सहमति दी। सबसे पहला ई कॉमर्स जो मैंने आपके बीच में बताया जी। दूसरी बात आज जो रखी गई, कोरोना काल को हमने सबने अपने बहुत नजदीकी से देखा है, जिसके आज एक टैक्स पेयर के ऊपर बहुत बड़ा कहीं ना कहीं टैक्स या इंटरेस्ट या पेनल्टी का एक भरकम भार जो लगाया जाता था, आज वो गवर्नमेंट ने, आज हमारी जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने उसको 2 साल का एग्जाम्पशन दे दिया है कि अगर आपका उन 2 सालों के कारण कोई भी पेनल्टी, कोई भी इंटरेस्ट अगर लगा है तो उसको वेव कर दिया जाएगा। तीसरी बात, आज शो कॉज नोटिस जो किसी भी व्यापारी को, किसी भी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट भेजने की पावर रखती थी, आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए राज्य को भी पावर दे दी है कि वो शो कॉज नोटिस अपने राज्य या केंद्रीय कर्मचारी कोई भी एक उसको इशू कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है आज देखने वाली, एक जो सबसे बड़ी बात देखी। चौथी बात, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर में है, जो बहुत टाइम से पावर सेक्टर की मांग थी, चाहे वो अडानी पावर्स हो चाहे वो रिलायंस पावर हो, उनकी जो मांग थी, उनके अकाउंट में जो क्रेडिट लेजर ट्रांसमिशन जो करता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो खड़ा जो रहता था, आज वो उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज कर सकता है। यानी कि आप देखिए कि जो करोड़ों रुपया आपके अकाउंट में है, लेजर में है, बट वो आपका नहीं है, पर आज एक मीटिंग ने वो करोड़ों रुपए जो आपके अकाउंट में क्रेडिट लेजर के रूप में था, वो आज अपनी बहुत बड़ी बात है कि पावर सेक्टर को मिल जाए। कहीं ना कहीं जब हम ये सोच सुन रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ने वाले हैं, तो एक राहत की बात है हम सबके लिए, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र से आते हो, कि पावर के रेट शायद ही बढ़ पाए। और सब पांचवी बात जीएसटीआर 3B जो सभी के लिए थी, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो विद्रोही साहब है, चाहे वो पंकज जी है, और चाहे वो आकाश जी है, और चाहे पूरी देश की जनता है। जीएसटीआर 3B को सरकार ने बहुत कम कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंग कहा है कि आप हर महीने उसको एडिट करके आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो आज हम सबसे बड़ी बात देखते थे कि हम उसको एडिट नहीं कर सकते थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे, पर अगर कोई चीज मेरे मुताबिक लगता है कि ये ऐसा नहीं होकर ऐसी होनी चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा आज एक सराहनीय कदम है जो आज जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिया गया, जो आज हमारी अर्थव्यवस्था, देखिए बात अर्थव्यवस्था से कैसे लिंक है, जब मेरे पास कंप्लायंस का बर्डन कम होगा तो मेरा दिमाग मेरे व्यापार में लगेगा, मेरे बिजनेस में लगेगा, और उसी से क्या होगा, मैं और ज्यादा ग्रो कर पाऊंगा अपने बिजनेस में, बजाय कंप्लायंस बर्डन को देखते हुए। एक और बात जो आज एक सुबह जब हम देख रहे थे टीवी चैनल, आपके हर खबर के थ्रू भी हम देख रहे थे सुबह सुबह, कि आज कहीं ना कहीं एक चर्चा थी कि जो जीएसटीआर 9 और 9A जो होती है एनुअल रिटर्न जिसको बोलते हैं, वो ये चर्चाएं थी कि कहीं ना कहीं उनकी लिमिट कम की जा सकती है, जो 2 करोड़ है उसको 1 करोड़ किया जा सकता है। बट सरकार ने यहां पर भी ये कहा है कि नहीं, आपकी जीएसटीआर 9 और 9A की लिमिट 2 करोड़ ही रहेगी। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए स्वाभाविक सी बात है, अगर आपका बिजनेस एक मीडियम लेवल स्केल पर है तो 1 करोड़ से 2 करोड़ हम अपने रूटीन में मैं देखता हूं अपने प्रैक्टिस में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, कि बहुत सारे व्यापारी जिनका 1 से 2 करोड़ होते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता, बट उनका जो कंप्लायंस बर्डन एनुअल रिटर्न करने का या जीएसटी ऑडिट करने का था, वो आज खत्म हो गया। यानी कि 2 करोड़ से कम ज्यादा सरकार नहीं करने वाली है। तो ये 5 उपलब्धियां जो मुझे लगता है कि आने वाले जो 1 जुलाई जिसको हम जीएसटी डे या सीए डे के या डॉक्टर डे के रूप में जब सेलिब्रेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक सराहनीय कदम है। और आज अभी भी विद्रोही साहब, अभी भी मैं ये कहूंगा कि कल का दिन बाकी है, क्या पता पेट्रोल में भी सरकार अपना कोई ना कोई मंशा लेकर आए, तो कल इस वक्त समय दोबारा मिलेंगे इस चीज के लिए। तो अभी जीएसटी काउंसिल कल 4 बजे खत्म होने वाली है, 2-2:30 बजे, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तब तक देखते हैं कि क्या क्या जीएसटी काउंसिल मीटिंग में और सराहनीय कदम ले आते हैं। जी अमित जी, इसमें मैं 1-2 चीजें और जोड़ना चाहूंगा जो आकाश जैन ने बोला है जी, 1-2 चीजें और जोड़ना चाहूंगा जो सभी को पता भी है। जैसे कि इन्होंने बताया कि छोटे बिजनेस वालों को मतलब कंप्लायंस कम कर रही है। आप देखिए, हेलो, हाँ बोलिए पंकज जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए जीएसटी के अंदर ऑलरेडी जो आपकी जीएसटी की टैक्सेशन की लायबिलिटी स्टार्ट होती है वो 40 लाख से स्टार्ट होती है। 40 लाख से नीचे ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को लगता ही नहीं, और सर्विस इंडस्ट्री के केस में 20 लाख है।
और कॉम्पोजिशन के केस में आप 1% दीजिए, 1.5 करोड़ तक है। देखिए, जिस समय वैट विजन था, जो कांग्रेस ने वैट इंप्लीमेंट किया था, उस समय आपकी जीरो लिमिट थी 5 लाख रुपए तक कहा जाता था, पर एक्ट कहीं पे भी प्रिस्क्राइब नहीं करता था कि आपको इससे ऊपर आपने लेनी है। आज देखिए, जो छोटा बिजनेसमैन है, जो 40 लाख तक जो गांवों में, छोटे शहरों में काम करता है, 40 लाख से ऊपर सेल नहीं करता, उसके ऊपर जीएसटी है ही नहीं, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मेरी बात है, मिस्टर जैन अप्रिशिएट करेंगे कि जब जीएसटी आया है तो बड़ी जो आबादी जो छोटे छोटे गांवों में, शहरों में काम करती है, वो उससे ऑलरेडी एग्जम्प्ट कर दी गई थी, जो कि वैट के अंदर वो कंप्लायंस करती रह जाती थी। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश जी बोलिए आप। देखिए, आपने मोहित जी को सुना, आपने पंकज जी को सुना, किस तरीके से आज जो कुछ हुआ इस बैठक में 5 महत्वपूर्ण उपलब्धियां बता रहे हैं। जी बोलिए वेद प्रकाश जी। उसी पर आ रहा हूं। हाँ, अब ये 5 उपलब्धियां बताई जी। अब मैं सवाल करना चाहता हूं, अगर विपक्ष बाधित करता तो क्या ये 5 मुद्दे सर्वसम्मति से पास हो सकते थे क्या? तो मैं बार बार कहता हूं, विपक्ष कहीं बाधित नहीं करता। जो भी बाधा आ रही है वो सरकार से आती है, क्योंकि सरकार क्लियर नहीं है। सरकार, वित्त मंत्री बार बार जीएसटी की बैठक के बाद विपक्ष शासित मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जो यहाँ फैसले होते हैं सरकार नहीं मानती। वो कहते हैं हम उस पर जाएंगे, कैबिनेट में पास करवाएंगे। फिर सवाल उत्पन्न होता है, अगर आपने हर फैसला कैबिनेट में ही पास करवाना है तो फिर जीएसटी काउंसिल की क्या जरूरत है? तो जीएसटी काउंसिल में हमारी वित्त मंत्री जी फैसले लेने से कतराती है, और जो फैसले पहले से ही ले लिए जाते हैं ऊपर से, उन्हीं को केवल मानती है। अगर सरकार जीएसटी काउंसिल में दिए सुझावों को, जीएसटी काउंसिल में दिए गए विचार विमर्श को वही माने और वहां कैबिनेट में जाने की बात ना करें, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि सरकार अपनी बात तो थोपती है, परंतु जीएसटी काउंसिल में की गई सर्वसम्मति, लिए गए फैसलों के लिए केंद्र, जो जीएसटी काउंसिल से बाहर की संस्था है, जिसका मैंडेट नहीं है, उसके निर्णय थोपना चाहती है। समस्या, विपक्ष कोई बाधा नहीं डाल रहा, विपक्ष हर अच्छे काम का सपोर्ट करेगा। तो रही बात जैन साहब कह रहे हैं डीजल की या उसकी, मोहित जी आवाज नहीं आ रही आपकी बात। हाँ, जो आपने रखी, जो मैंने आपकी मेरे से पहले आपने वक्तव्य में अपनी रखी थी, वो बिल्कुल सही थी कि केंद्र सरकार को अगर जीएसटी में पेट्रोल को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाना है, तो वो मेरा मानना है कि ये सही प्लेटफॉर्म है कि कल की मीटिंग तक वो अपने विचार विमर्श रखे, अपनी मंशा रखे कि वो जीएसटी में अगर लेकर आती है पेट्रोल प्रोडक्ट्स को, तो रेवेन्यू जो राज्य को दे, क्योंकि देखिए राज्य के पास रेवेन्यू कहां से आएगा? सबसे ज्यादा रेवेन्यू राज्यों के पास है। वो किसी का भी, कोई सी भी शासित पार्टी का राज्य हो, उसके पास सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आता है वो इन्हीं से आता है, लीकर से, वाइन से, पेट्रोलियम से, डीजल से, इन्हीं से आता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत करता हूं कि आने वाली जो कल की मीटिंग है उसमें केंद्रीय मंत्री, सभी राज्य के वित्त मंत्री अपनी मंशाएं रखे उसके ऊपर कि अगर वो पेट्रोल में इसको लेकर आते हैं, आज नहीं तो अगली मीटिंग में अगर लेकर आते हैं, तो उसका राजस्व जो होगा वो राज्य को कैसे कैसे दिया जाएगा। ये आज बहुत जरूरी है कि हमारे जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो अपने कैबिनेट में, अपनी काउंसिल में इस बात को रखें और उसका एक रोड मैप देशवासियों को दें और राज्य के मंत्रियों को दें कि वो अगर इसमें जीएसटी में लेकर आए तो उनको कैसे कैसे उस चीज के बारे में रखा जाएगा। यस जी पंकज जी, आखिरी कमेंट आपका, समय मेरे पास बहुत कम है। आ रहा हूं वेद प्रकाश जी आपके पास भी आऊंगा। पंकज जी आखिरी कमेंट। हाँ वेद प्रकाश जी आ रहा हूं मैं आपके पास। वेद प्रकाश जी एक मिनट आ रहा हूं सर, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं बचा सर। हाँ जल्दी 10 सेकंड सबको मिलेंगे सर। हाँ, अगर केंद्र सरकार स्पष्ट प्रपोजल रखे, अपना लाइन ऑफ एक्शन उसका क्लियर हो, तो कोई समस्या ही नहीं है। सारी समस्या केंद्र सरकार के लाइन ऑफ एक्शन, असमंजसता और अपने कब्जे को बनाए रखने पर है। ठीक है पंकज जी बोलिए। पंकज जी, मैं इसमें बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, जो वेद प्रकाश ने कही है, जो ये 5 प्रपोजल आए हैं ये विपक्ष की सहमति से आए हैं। आप देखिए जीएसटी काउंसिल की वर्किंग कैसे है। इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बने कि इन्होंने एक टीम बनाई थी, उसमें विपक्षी भी थे और सत्ताधारी पार्टी के भी मिनिस्टर्स थे।
उन लोगों के पास 20 से 25 मुद्दे पार किए गए थे, उनमें से उनके 5 के ऊपर सहमति बनी या जितनी भी सहमति बनी वो आज उन्होंने अप्रूव कर दिए। मतलब कि इसमें विपक्ष की सहमति से बना है। और नंबर 2 जो ये बात कह रहे हैं कि भी एक स्पष्ट रोड मैप दे, देखिए आप देखें कि जो भी शेयर टैक्स के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को आता है उसमें से कुछ पार्ट तो ऑटोमेटिकली स्टेट गवर्नमेंट को जाता ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा है, जो आईजीएसटी आता है या जो भी अमाउंट आता है उसमें से कुछ पोर्शन एक डिफाइंड है रेशो, उसमें से वो स्टेट गवर्नमेंट को जाना ही जाना है। तो कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें असहमति नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट सी है जो इस बात को मतलब कि वो करने को तैयार नहीं है। और स्पेसिफिकली विपक्षी दल, विपक्षी जो लीड गवर्नमेंट्स है वो इसके विरोध में है। और ये आपको पता है ये पार्टी। ठीक है पंकज जी, मेरे पास समय की कमी है। पंकज जी आपका, मोहित जी आपका, वेद प्रकाश जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है क्योंकि आज जिस तरीके से इस बैठक में चर्चा हुई है तो आपने सुना मोहित जी को किस तरीके से उन्होंने विस्तार से बताया है कि 5 ऐसे बड़े प्रपोजल आज इस बैठक में आए हैं जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद आम आदमी के लिए भी होने वाले हैं। इसके साथ ही कल भी ये बैठक जारी रहेगी और जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैसले रहे जो इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए। उसके बारे में भी आपको हम जानकारी जरूर देंगे। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।